हेलो एवरीवन, टुडे इज द थर्ड लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। इससे पहले हमने शेल मॉडल और लिक्विड रॉक मॉडल के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, आज हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। वैसे जो मेरा मेन एम है आज आपको बताने का वो है पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके। पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके, दिस इज गिवन एज द नेम इन सिलेबस, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन बीटा डीके। ठीक है, बट इसको समझने से पहले ना हमें कुछ प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेंगी न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की। जैसे कि एक हमें समझना पड़ेगा इसमें पैरिटी, एक हमें इसमें समझना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम, और एक इसमें हमें समझना पड़ेगा मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट वैसे इतना समझने की जरूरत नहीं है, बट हाँ क्योंकि वो आपके सिलेबस पे मेंशन है तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम? आपको सबको पता है, हमने ये +1 में पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज लीनियर मोमेंटम, जैसे क्या होते हैं लीनियर मोमेंटम होते हैं कि अगर कोई भी चीज चल रही है, ठीक है, उसका कुछ मास है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो हम क्या कहते हैं, उसके पास एक मोमेंटम है जिसको हम डिनोट करते हैं पी से। उसको हम क्या नाम देते हैं, लीनियर मोमेंटम का, है ना। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। उसी तरह से एक एंगुलर मोमेंटम भी होता है। एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जब आपके पास एक चीज गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, उसके पास क्या है, मास भी है और वेलोसिटी भी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं कि उसके पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली क्योंकि हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के बारे में, ये मेरा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में मैंने कहा मेरे पास प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्योंकि रिवॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का कुछ मास तो है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ उनके पास एक एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, आई होप कि एंगुलर मोमेंटम वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। ठीक है, ओके, अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, शायद मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, नहीं भी किया था तो अब कर लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब किसी पार्टिकल के पास मैग्नेटिक वाली कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी उसके पास क्या होगा, एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। जैसे कि अगर एक कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता है, चार्ज पार्टिकल के पास अगर वेलोसिटी है, ठीक है, तो वो अपने आसपास एक फील्ड बना लेता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, इफ एनी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, तो वो अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, अब उसी तरह से देखो बेटा, ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स। इफ दे आर मूविंग, अगर वो मूव कर रहे हैं, है ना, हमने कहा ना कि वो रेस्ट पे नहीं बैठे हैं, वो मूव कर रहे हैं। अगर वो मूव कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा कि वो जो प्रोटॉन्स है अपने आसपास एक फील्ड बना लेंगे। कौन सी फील्ड बनाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि इनके पास एक मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट अलग है और जो प्रोटॉन है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट अलग है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको लर्न करनी है कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है। जो मेरा न्यूट्रॉन है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज -1.913, और जो आपका प्रोटॉन है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, 2.792। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसका मैग्नेटिक मूवमेंट पॉजिटिव है और किसका मैग्नेटिक मूवमेंट नेगेटिव है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो न्यूट्रॉन है उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट नेगेटिव है और जो प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर हम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालें न्यूक्लियस का, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम म्यू एन भी लिख देते हैं। म्यू एन, यहाँ पे म्यू एन का क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं टोटल
म्यू एन निकालूं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस निकालूं, तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलेगा, 2.792 में से आप माइनस करो 1.913, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो कितना है, 0.879 म्यू एन। तो दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियस, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट पे तो ये क्वेश्चन बनता है इन पे कि पॉजिटिव नेगेटिव का बन जाएगा और इनकी वैल्यूज पे बन जाएगा रिजल्टेंट पे, ठीक है। और जो आपके पास अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज द पैरिटी। Okay, now let's discuss the parity. कहाँ गया पैरिटी। देखो पैरिटी का क्या मतलब होता है, हमारे पास स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, जिसमें हमारे पास एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और जेड। अगर हम इनको कर दे नेगेटिव, जैसे कि मैं ले लूं माइनस एक्स, माइनस वाई और माइनस जेड। अगर मेरा कोई भी फंक्शन है, जैसे कि मेरा फंक्शन फाई है, अगर मेरा फंक्शन फाई जिसके पास स्पेस कोऑर्डिनेट्स है एक्स, वाई और जेड, ठीक है, उसकी वैल्यू समथिंग मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो 7.9 है, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। और अगर आप उसकी स्पेस कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दो माइनस एक्स, माइनस वाई, माइनस जेड, तो अगर वो फिर भी पॉजिटिव रहता है, मतलब उसकी वैल्यू फिर भी 7.9 रहती है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी पैरिटी इवन है। अगर इसका आंसर आपको नेगेटिव मिल जाता है -7.9, फिर आप क्या कहोगे कि इसकी जो पैरिटी है वो ओड है। तो पैरिटी का सीधा सा मतलब है, पैरिटी का मतलब होता है कि आपने किसी भी पार्टिकल के क्या चेंज करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज करने हैं। अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज करने पे भी वो आपको वैसा ही मिलता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो इवन पैरिटी है उस पार्टिकल की। और पैरिटी देखने के लिए ना हम हमेशा एल देखते होते हैं। एल क्या होता है, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आप एल देख के क्या पता लगा सकते हो, पार्टिकल की पैरिटी का पता लगा सकते हो कि पार्टिकल की पैरिटी इवन है या पॉजिटिव है, सॉरी इवन है या ऑड है, ठीक है। तो अगर आपका एल इवन है, ठीक है, तो हम अगर आपका एल इवन है तो हम क्या कहेंगे, पैरिटी भी इवन है। और अगर आपका एल ओड है तो आप क्या कहोगे कि पैरिटी भी ओड है। और एल आपके पास क्या होता है, एल इज योर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एक ना एक्सपेरिमेंट हुआ था, दैट इज द बीटा वायलेशन इन पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके, ठीक है। अब जो बीटा, हमने ये रेडियो एक्टिविटी भी पढ़ा नहीं है, बट क्योंकि ये पैरिटी के साथ रिलेटेड है, दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट राइट हियर, कि ताकि आपको पैरिटी के साथ ही बीटा वायलेशन भी समझ आ जाए। क्योंकि पैरिटी अभी हमने समझा, पैरिटी का मतलब क्या है, जब आप स्पेस कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देते हैं। तो बीटा, जैसे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो अल्फा, बीटा या गामा पार्टिकल्स का डीके करते हैं, स्पॉन्टेनियसली डीके होता रहता है ना किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। तो हमने क्या लिया एक्सपेरिमेंट में, क्या किया गया, एक कोबाल्ट 60, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में पूछा गया था कि आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज द पैरिटी वायलेशन इन बीटा डीके, उसमें कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ था, तो उसमें कौन सा एलिमेंट का इस्तेमाल हुआ था, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल हुआ था। तो हमने क्या किया, कोबाल्ट 60 को रखा एक मैग्नेटिक फील्ड में। कोबाल्ट 60 को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हमने क्या देखा, जो कोबाल्ट 60 के अंदर जो जब हमने कोबाल्ट 60 को रखा मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं 20 से डिनोट कर रही हूँ, तो हमने क्या देखा, जो कोबाल्ट 60 की न्यूक्लियर स्पिन्स थी ना, जो कोबाल्ट 60 की न्यूक्लियर स्पिन थी, उसकी जो डायरेक्शन थी वो मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट होगी। मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्पिन की डायरेक्शन थी, किसकी स्पिन की डायरेक्शन, इस कोबाल्ट 60 के जो न्यूक्लियस के, कोबाल्ट 60 के जो न्यूट्रॉन्स थे, उनकी जो स्पिन की डायरेक्शन थी वो ऑपोजिट अलाइन हो गई।
अब ऑपोजिट लाइन होने का क्या मतलब हुआ? ऑपोजिट लाइन होने का मतलब हुआ कि इस केस में जो आपकी पैरिटी थी वो वायलेट हो गई, ठीक है। अगर आपकी जो न्यूक्लियर स्पिन्स थी वो सेम डायरेक्शन में रहती, ठीक है, अगर आपकी न्यूक्लियर स्पिन्स सेम डायरेक्शन में रहती मैग्नेटिक फील्ड की, तो हम क्या कहते हैं कि पैरिटी का वायलेशन नहीं हुआ, ठीक है। इसको हम ना रिफ्लेक्शन इनवेरियंस भी कह देते हैं, रिफ्लेक्शन इनवेरियंस। एक क्वेश्चन इस पे भी आया हुआ है कि बीटा डीके में क्या वायलेट होता है। 3-4 ऑप्शंस दे रखे थे, रिफ्लेक्शन इनवेरियंस, रिफ्रैक्शन इनवेरियंस और गामा इनवेरियंस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि इसमें क्या वायलेट हुआ या क्या इनवेरिएंट हुआ, दैट इज द रिफ्लेक्शन इनवेरिएंट, ठीक है। तो पैरिटी वायलेशन कह लो या रिफ्लेक्शन इनवेरियंस कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं यही प्रॉपर्टीज आपको समझा रही हूँ, ठीक है। एंड ये आप अच्छे से करें। इफ यू कम अक्रॉस एनी डाउट देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड ओके, टेक केयर, बाय बाय।